डियर स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसी का एक टॉपिक है संसाधन एवं उनका वर्गीकरण। इसी टॉपिक को इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं। संसाधनों के बारे में हम सभी जानते हैं कि संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। हम सभी जानते हैं कि मानव जो जीवन है उसकी प्रगति, विकास और अस्तित्व संसाधनों पर ही निर्भर है। बिना संसाधनों के मानव न तो प्रगति कर सकता है और न ही मानव अपना अस्तित्व इस पृथ्वी पर बिना संसाधनों के कायम रख सकता है। साथियों, ये जो संसाधन है ये मानव जीवन की उत्पत्ति से पहले से ही इस पृथ्वी पर विद्यमान है। जैसे भूमि की बात करें, सूर्य ताप और पवन की बात करें, या जल या वनों की बात करें, तो मानव जीवन की उत्पत्ति के पहले से ही ये सभी संसाधन हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। और मानव ने इस पृथ्वी पर अवतरण लेने के बाद में, इस पृथ्वी पर पैर रखने के बाद में मानव ने इनका सतत रूप से उपयोग किया है। और न केवल इनका उपयोग किया है मानव ने, अपितु समय के साथ में इनके उपयोग को मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ में परिवर्तित भी किया है। और इनकी उपयोगिता में मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वृद्धि भी की है। और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी मानव ने अपने तकनीकी ज्ञान से, अपनी कुशलता से नए नए संसाधनों को और ज़्यादा विकसित किया और उपयोग में लिया है। तो सामान्य शब्दों में ये हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर विद्यमान वे सभी तत्व जो मानव द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हैं संसाधन कहलाते हैं। अब साथियों, कौन सी दशाएं हैं जो किसी संसाधन को बनाती है, या हम ये कहें कि क्या ऐसी शर्तें हैं जो पूरी होगी तभी कोई वस्तु संसाधन कहलाएगी। तो इसके लिए कुछ दशाएं जो है जिनके ऊपर वस्तुओं को खरा उतरना पड़ेगा, तभी जाकर के उनको हम संसाधनों की श्रेणी में रख पाएंगे। ये दशाएं क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहली दशा तो ये है कि वो वस्तु ही संसाधन कहला सकती है जिसका उपयोग संभव हो। ऐसी वस्तु जिसका उपयोग संभव नहीं है या उसके उपयोग की तकनीक अभी विकसित नहीं हो पाई है, तो ऐसी वस्तु को हम संसाधन नहीं कह सकते। दूसरी जो शर्त है या दूसरी जो दशा है वह ये है कि उस वस्तु का रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके। अगर वस्तु है तो यदि उसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान और उपयोगी वस्तु के रूप में होना संभव है तभी उसे संसाधन कहा जा सकेगा। तीसरी शर्त क्या है देखिए, ऐसी वस्तु जिसमें निश्चित उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता हो वो ही संसाधन कहला सकती है। अगर किसी उद्देश्य को, किसी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता नहीं है वस्तु में, तो उसे संसाधन नहीं कह सकते। चौथी जो शर्त है वो ये है कि इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन भी उपलब्ध हो। कोई भी वस्तु संसाधन तभी कहलाई जा सकती है जब इन वस्तु का उपयोग करने के लिए तकनीकी ज्ञान रखने वाला मानव संसाधन भी वहाँ पर उपलब्ध हो। अगर मानव संसाधन और इनको दोहन करने की योग्यता ही उस मानव में नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह वस्तु संसाधन नहीं बन पाएगी। और पांचवी जो शर्त है वह यह है कि संसाधनों के रूप में पोषणीय विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी भी हो। किसी वस्तु को संसाधन तभी कहा जा सकता है जब उसका विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी या धनराशि भी वहाँ के लोगों के पास में मौजूद हो। यदि ये सारी की सारी शर्तें पूरी होती है तभी किसी वस्तु को हम संसाधन कह पाएंगे, अन्यथा उसे संसाधन नहीं कहा जा सकता। संसाधनों को विभिन्न विद्वानों ने अपने तरीके से परिभाषित भी किया है। हम कुछ विद्वानों की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले हम समाज विज्ञान जो कोश है उसकी परिभाषा देखते हैं। समाज विज्ञान कोश के अनुसार संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष है जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो ये समाज विज्ञान कोश की परिभाषा थी। जिमरमैन की परिभाषा क्या देखिए आप। जिमरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है।
उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। तो जिमरमैन की परिभाषा देखें तो वही बात वापस सामने आ रही है कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं, यानी पर्यावरण के अंदर पाई जाने वाली वे सभी चीज़ें संसाधन कहलाई जा सकती है जिनमें कि मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता हो। अगर कोई वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है तो वो जिमरमैन के अनुसार संसाधन कहलाई जा सकती है। जॉनस्टन की परिभाषा देखिए। जॉनस्टन के अनुसार एक संकल्पना जो मानवीय संतुष्टि, संपन्नता तथा शक्ति प्रदान करने वाले स्रोतों को निर्दिष्ट करती है। श्रम, उद्यमी कौशल, विनिवेश, स्थिर पूंजीगत ढांचा, तकनीकी ज्ञान, सामाजिक स्थिरता तथा सांस्कृतिक एवं भौतिक विशेषताएं किसी देश के संसाधन माने जा सकते हैं। और जॉनस्टन के बाद में तीसरी जो परिभाषा है, चौथी परिभाषा, वह है जेम्स फिशर की परिभाषा। फिशर के अनुसार संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो मानवीय इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली कोई भी वस्तु जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन कही जा सकती है। तो ये थी साथियों संसाधनों की कुछ परिभाषाएं। अब हम संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। संसाधनों का वर्गीकरण बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दिया है, परंतु एक जो संसाधनों का सर्वमान्य वर्गीकरण है वह आपके सामने इस चार्ट के रूप में है, आप देख सकते हैं। इस चार्ट के अनुसार संसाधनों को मुख्य रूप से 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो उपयोग की सततता के आधार पर वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण है और तीसरा उद्देश्य के आधार पर किया गया वर्गीकरण है। एक एक करके हम इन सभी की बात करते हैं। सबसे पहले हम उपयोग की सततता पर आधारित वर्गीकरण की बात करते हैं। अगर हम बात करें संसाधनों की, तो किसी भी संसाधन के उपयोग की एक अवधि होती है। कुछ संसाधन न्यून अवधि यानी कम अवधि के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, तो कुछ संसाधन हैं जिनका उपयोग लगातार सतत रूप से किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो उपयोग की निरंतरता या सततता है उसके आधार पर इन संसाधनों को आगे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी उपयोग की सततता के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के माने जा सकते हैं। पहला है नवीनीकरण योग्य या नव्यकरणीय संसाधन। इस वर्ग में वे सभी संसाधन आते हैं जिनका पुनः उत्पादन किया जा सकता है। इसके लिए भौतिक, यांत्रिक या रासायनिक कुछ प्रक्रियाएं अपनानी जरूर पड़ती है, परंतु इन संसाधनों का पुनः उत्पादन हो जाता है। इसीलिए इनको असमाप्य संसाधन यानी समाप्त नहीं होने वाले संसाधन भी कहा जा सकता है। सॉरी। उदाहरण की बात करें तो जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा, कृषि से मिलने वाली उपजे और मानव, ये सभी जो संसाधन हैं वो नवीनीकरण योग्य या नव्यकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखे जाते हैं। उपयोग की सततता के आधार पर दूसरा जो प्रकार है संसाधनों का वह है अनव्यकरणीय संसाधन। ये ऐसे संसाधन हैं जिनका यदि एक बार उपयोग या दोहन कर लिया जाए तो फिर इनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है, अर्थात इनकी मात्रा या तो सीमित होती है या इनका निर्माण बहुत लंबी अवधि से होता है, इसलिए एक बार उपयोग में लेने के बाद में ये समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे संसाधनों का यदि हम उदाहरण देखें तो जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तांबा, कोयला, बॉक्साइट, यूरेनियम, ये सभी ऐसे संसाधन हैं जो अनव्यकरणीय या समाप्य संसाधन की श्रेणी में रखे जाते हैं। फिर हम उपयोग की सततता के आधार पर तीसरा प्रकार देखें तो वह है चक्रीय संसाधन। पृथ्वी पे कुछ ऐसे संसाधन भी पाए जाते हैं जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। चक्रीय क्रम में इनको लगातार हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन का उदाहरण देखें तो जैसे हम बात करें जल ऐसा संसाधन है जिसका चक्रीय रूप में रिसाइकल करते हुए बार बार उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से यदि लोहे की भी बात करें तो लोहे का भी काफ़ी हद तक रिसाइकल करके उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे संसाधन चक्रीय संसाधन कहे जाते हैं।
ये था पहला वर्गीकरण संसाधनों का, जो था उपयोग की सततता या निरंतरता के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें हमने 3 प्रकार यहाँ पे देखे। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण की। उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 श्रेणी या 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहले को भौतिक या अजैविक संसाधन कहेंगे और दूसरा जैविक संसाधन कहलाएगा। एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। पहले हम अजैविक या भौतिक संसाधनों की बात करते हैं। इस वर्ग के अंदर अजैविक या अकार्बनिक संसाधनों को रखा जाता है। इनमें जीवन क्रिया नहीं होती है और इनका नवीनीकरण भी करना संभव नहीं है। एक बार यदि इनको उपयोग में लिया जाए तो ये लगभग समाप्त हो जाते हैं। जैसे बात करें तो लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ये ऐसे संसाधन हैं जिनको एक बार यदि उपयोग में ले लिया जाए तो ये समाप्त हो जाते हैं और चूंकि इनमें जीवन क्रिया नहीं होती, अतः इनका नवीनीकरण संभव नहीं हो पाता है। उत्पत्ति के आधार पर दूसरा वर्गीकरण जैविक संसाधन कहलाता है। जैव मंडल में स्थित अनेक प्रकार के जो जीवन चक्र अपनाने वाले संसाधन हैं, उनको जैविक संसाधनों की श्रेणी में रखा जाता है। इन सभी में जीवन चक्र पाया जाता है, यानी ये जन्म लेते हैं, समाप्त होते हैं और पुनः इनका जन्म हो जाता है। पुनः जन्म का मतलब इनके स्थान पर नए जीव या जैविक संसाधन उत्पन्न हो जाते हैं। तो उदाहरण के लिए बात करें तो हम वन्य जीव, पशु, पक्षी, वनस्पति, अन्य छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव है, ये सभी जैविक संसाधनों की श्रेणी में रखे जाते हैं। इनमें से कुछ का नवीनीकरण हो सकता है, जैसे वनस्पति वर्ग। कुछ ऐसे हैं जो जैविक संसाधन होते हुए भी जिनका नवीनीकरण संभव नहीं है। तो ऐसे जैविक संसाधन जिनका नवीनीकरण संभव नहीं है, उनमें खनिज तेल को रखा जा सकता है। चूँकि खनिज तेल और कोयला की उत्पत्ति जीवों से ही हुई है, अतः इनको जैविक संसाधन तो कहा जा सकता है, परंतु चूँकि इनका नवीनीकरण संभव नहीं है, इसलिए ये जैविक संसाधन होते हुए भी नवीनीकरण के अयोग्य संसाधन माने जाते हैं। तो ये जो थे जिनका उदाहरण हमने अभी देखा, ये जैविक संसाधन कहे जाते हैं। तीसरा और अंतिम जो वर्गीकरण का आधार है संसाधनों का, वह है उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण। उद्देश्य पर आधारित अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो उद्देश्य के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 3 वर्गों में या 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। उद्देश्य के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का पहला प्रकार ऊर्जा संसाधन कहलाता है, दूसरा प्रकार कच्चा माल कहलाता है और तीसरा जो प्रकार है वह खाद्य पदार्थ कहलाता है। एक एक करके हम बात करते हैं उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण की। ऊर्जा संसाधनों की सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर। ऊर्जा संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनसे ऊर्जा या शक्ति की प्राप्ति होती है और इनके द्वारा शक्ति के साधनों का विकास किया जाता है। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, ये जो पदार्थ है, इसके अलावा विद्युत, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के संसाधन हैं और आज की तारीख में हम बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन बन गए हैं, क्योंकि कोई देश विकसित कहलाएगा या अविकसित या विकासशील कहलाएगा, इसका आधार ऊर्जा संसाधन ही बन गए हैं। उदाहरण के लिए यूएसए की बात करें तो वहाँ प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा की खपत है वो 7032 किलोग्राम है। तो क्योंकि प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत ज़्यादा है, इसलिए वह देश विकसित देश कहलाता है और भारत में ये मात्रा मात्र 614 किलोग्राम है, इसलिए भारत विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये ऊर्जा संसाधन पहला प्रकार है उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण का। दूसरा जो प्रकार है उद्देश्य के आधार पर वह है कच्चा माल। कच्चा माल हम सभी जानते हैं, इसके आधार पर औद्योगिक विकास होता है,
उद्योग धंधे कच्चे माल पर ही चलते हैं और फिर इस कच्चे माल से अधिक उपयोगी और मूल्यवान पदार्थों का निर्माण किया जाता है। ये जो कच्चा माल है ये 4 प्रकार का हो सकता है। या तो वे खनिज पदार्थ हो सकते हैं, या फिर कच्चा माल वनस्पति से प्राप्त होने वाली प्रमुख या गौण उपज हो सकती है, या कच्चा माल पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद हो सकते हैं जैसे खाल, तेल, ऊन या दूध वगैरह, या फिर ये जो कच्चा माल है वह उत्पादित पदार्थ हो सकते हैं जैसे रबर, तिलन इत्यादि। ये उत्पादित पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो ये कच्चा माल भी एक प्रकार का संसाधन है जो उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण में रखा जाता है। और तीसरा जो उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण है संसाधनों का, वह है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ के अंदर 3 तरह के खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाता है। पहला जो खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज नमक जो खाद्य पदार्थों में शामिल किया जाता है, ये चट्टानों से प्राप्त होता है। वनस्पति के तहत कंद मूल, पत्तियाँ, फल इत्यादि को रखा जाता है। और तीसरा जो खाद्य पदार्थ है वो पशु एवं जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाला खाद्य पदार्थ है, जो हमें मुर्गी पालन, पशुपालन या मधुमक्खी पालन इत्यादि क्रियाओं से प्राप्त होता है। तो ये थे वर्गीकरण के मुख्य 3 आधार जिनके आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। एक और वर्गीकरण का आधार हो सकता है जो अधिकार या स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कहलाता है। इसके आधार पर भी हम संसाधनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। अधिकार या स्वामित्व के आधार पर संसाधन 3 वर्गों में, 3 प्रकारों में बांटे जा सकते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौमिक संसाधन कहलाएगा, दूसरा राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है और तीसरे को व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौमिक संसाधन की बात करते हैं। ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनका जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए उपयोगी होता है। इस पर किसी देश या व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है। जैसे हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है ये पूरे विश्व का ही संसाधन है, विश्वव्यापी संसाधन है। इसी प्रकार से यदि हम महासागरों की बात करें या सूर्य के ताप की बात करें तो इनके ऊपर किसी देश या व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। इसलिए सूर्य ताप, महासागर, प्राकृतिक पर्यावरण, इन सभी को हम सार्वभौमिक या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं। दूसरा जो संसाधनों का स्वामित्व के आधार पर प्रकार है वह है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, हमारे ग्लोब पर स्थित जो देश है इन देशों की सीमाओं के भीतर जो विद्यमान संपदा या संसाधन है उनको राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जाना जा सकता है। जैसे हम बात करें लंकाशायर कोयला क्षेत्र, चूँकि इंग्लैंड के सीमा क्षेत्र के अंदर ये स्थित है इसलिए ये इंग्लैंड का संसाधन है। यदि हम बात करें पेंसिल्वेनिया कोयला क्षेत्र की तो यूएसए की सीमाओं के अंदर है, इसलिए ये संयुक्त राज्य अमेरिका का संसाधन हो गया, राष्ट्रीय संसाधन। और इसी प्रकार से हम बात करें काल गुडली सोने की खानों की, तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं के भीतर स्थित है इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। तो ये था राष्ट्रीय संसाधन जो कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का दूसरा प्रकार है। अब हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर या अधिकार के आधार पर संसाधनों के तीसरे प्रकार का, वह है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत जो संसाधन होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष की खुद की संपत्ति या व्यक्तिगत संपत्ति होते हैं, जैसे निजी चल और अचल संपत्ति, जैसे भवन या किसी की भूमि या किसी की प्राकृतिक संपत्ति या नकद राशि, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम चरित्र, ईमानदारी, अच्छी मानसिक क्षमता या कोई विशेष कौशल, ये सभी किसी व्यक्ति विशेष की पूंजी या व्यक्ति विशेष की संपत्ति होते हैं। अतः इनको व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, ये था संसाधन का अर्थ, संसाधन की परिभाषा और संसाधनों का सामान्य वर्गीकरण।
आगे के जो टॉपिक है वह अगले वीडियो में हम पढ़ते रहेंगे। फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए अगले वीडियो अगले टॉपिक के लिए। धन्यवाद।